हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक बहुत ही एक मेजर चेंजेस लाया। ठीक है, हमारे जो कृषक मजदूर थे, जो किसान करने वाले कृषक थे, उनके लिए एक बहुत ही मेजर फैक्टर तथा एक कहें तो गरीबी का एक मुख्य कारण जो बनकर उभरा, वो थी जो अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई 3 कृषि पद्धतियां थी। ठीक है, तो कृषि पद्धतियों में तो मैं आज केवल एक का ही डिस्कस करूंगा, जिसमें से मैं सबसे पहले यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था को डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में हो, सभी में जो हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, उनमें से हमेशा एक क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, क्यों? तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने जो डिस्कस किया हूँ, यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। तो इसी में से आज जो पहला टॉपिक है वो हमारा है जमींदारी व्यवस्था के ऊपर। ओके, जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कब लागू हुआ है। ठीक है, साथ ही इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। ठीक है, जो उनके कब्जे में था, तो उसके कितने पार्ट्स में ये जो इम्पोज किया गया था। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आज जमींदारी व्यवस्था को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और इसको किसी भी एग्जाम में जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसको एक बार देख कर ही जाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि है जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त। ओके, स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट व्यवस्था। तो इसके जो अन्य नाम थे, अन्य नाम क्या थे इसके? एक इसको स्तंभरारी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? स्तंभरारी के नाम से। स्तंभरारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त और मालगुजारी व्यवस्था, विस्वेदारी व्यवस्था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो स्तंभरारी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी व्यवस्था एंड विस्वेदारी व्यवस्था। ओके, जो इस जमींदारी व्यवस्था को जो लागू किया था, तो उसने 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको आरंभ किया था। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको आरंभ किया था। ठीक है, इसको सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। जो हमारी जमींदारी व्यवस्था है, तो इसको सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जमींदार थे, ठीक है, तो उन्हें जो हमारे कृषक मजदूर थे, तो उनको एक टाइम पे उनको जो कर का भुगतान करना पड़ता था। मान लो उन्होंने एक डेट को अनाउंस कर दिया कि इस डेट में आपको इस टैक्स को पे करना है, तो आपको उस सूर्य डूबने तक का समय दिया जाता था। उससे पहले तक उसको हमें जमा करना पड़ता था। उस टैक्स को कलेक्शन करके हमें भुगतान करना पड़ता था। अदरवाइज जो हमारी लैंड थी वो उसको नीलाम कर दिया जाता था। ओके, तो जो सूर्यास्त का नियम था, तो वो पूरी तरह से हमारे जो किसान थे, ठीक है, उनके लिए एक बहुत ही ये दर्दनाक जैसा था। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो हमारा कोई किसान उसको पे नहीं कर पाता था, तो समझ लो कि उसकी जो लैंड थी वो पूरी नीलाम कर दी जाती थी। ओके, तो इसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट है कि सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था को। इसके बाद नेक्स्ट है जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया है। ठीक है, मीन्स जो जमींदारी व्यवस्था में था, इसमें बेसिकली क्या था कि जो हमारे किसान थे उनको भूमि का स्वामी ना मानकर जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे एक ये था कि जो मजदूरी कौन कर रहा है? किसान कर रहा है, कृषक कर रहा है, बट जो बीच के बिचौलिए थे, ठीक है, जो सामंतवाद भी इसको हम कहते हैं, तो ये जो बीच का बिचौलिए थे, यही हमारे जमींदार थे। ठीक है, तो ये जो इसमें जो पूरा हक रहता था जो जमींदारों का, वो भूमि का स्वामी माना गया था। मीन्स ये है कि यहाँ पे कृषि जो काम करते थे वो कृषक मजदूर थे, और जो लैंड रेवेन्यू टैक्स को वो कलेक्शन करते थे वो कौन करते थे? जमींदार करते थे। ठीक है, तो वो किसानों से, कृषकों से वहाँ टैक्स कलेक्शन करके उसका जो पे करते थे, तो वो फिर ब्रिटिशर को पे करते थे। ओके, इसके बाद है किसानों से लगान वसूलना जमींदारों का उत्तरदायित्व था।
ठीक है। तो जो ब्रिटिशर थे, तो जो जमींदार थे, बिचौलिए थे, उनको टैक्स कलेक्शन के लिए पूरा राइट दिया हुआ था कि आपको जो किसान हैं उनसे आपको टैक्स कलेक्शन करके आप ब्रिटिशर को पे करेंगे। ओके, तो जो इसको कितने परसेंट में लागू किया गया था, तो लगान का जो 10/11 भाग था, लगान का जो टैक्स का 10/11 भाग 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था तथा 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। इसका मीन्स ये हुआ कि जो मान लो कि हमने 11 पार्ट में हमने कृषि किया, ठीक है, हमने प्रोडक्शन किया, तो उसमें से हमें जो 10 पार्ट था वो पे करना पड़ता था जमींदार को, साथ ही 1% केवल किसान रख सकता था। ओके, तो इसका मीन्स ये हुआ, ठीक है। तो 1/11 भाग अपने पास जो कृषक रखते थे वो अपने पास उसको रखते थे। इसके बाद नेक्स्ट था कि जेम्स ग्रांट और जॉन सोल, जेम्स ग्रांट और जॉन सोल जो कॉर्नवालिस के कौन थे, सलाहकार थे, ठीक है। तो जेम्स ग्रांट और जेम्स जॉन सोल, जेम्स ग्रांट और जॉन सोल कॉर्नवालिस के क्या थे, सलाहकार थे, ठीक है, क्योंकि ये इसमें वसूली करने में इनका हेल्प करते थे। ओके, साथ ही ब्रिटिश भारत के 5 क्षेत्रों पर जो ये हमारी जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त था, तो जो ब्रिटिश कब्जे वाला जो क्षेत्र था वहां के 5 क्षेत्रों पर लागू था। उसमें जो मुख्यतः है बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, बनारस और उत्तरी कर्नाटक पर लागू था, ठीक है। तो ये केवल 5 क्षेत्रों पर लागू था। साथ ही जो इसकी कर की दर जो होती थी, तो समस्त अंग्रेजी भारत का 90% था, ठीक है। जो जमींदारी व्यवस्था था, तो जितने भी ब्रिटिशर वाला क्षेत्र था जो उन्होंने अपने कब्जे में लिया था, तो उस क्षेत्र के 90%, ठीक है, क्षेत्र पर ये लागू था, ठीक है। जो कर की दर थी समस्त अंग्रेजी भारत का 19%। ओके, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसको आपको 1 से 2 टाइम आपको वॉच करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों इसको आपको लर्न करना, मोबिलाइज करना है, ठीक है। आपको एक जुगाली जैसे करना है, ठीक है, क्योंकि जुगाली ऐसा होता है कि जब तक कि आपको ये पच न जाए तब तक इसका हमें प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, मेमोराइज करना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।